नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां मैं पवन सिंह आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं आगामी पुलिस और पेड भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। साथियों, हम अपने इस अंक में आगामी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और पुलिस भर्ती को ध्यान में रखते हुए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आज पुनः एक बार हम अपने 42वें सत्र के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इन 42 सत्रों में हमने आपको लगभग अगर देखें तो 600 के आसपास क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए हैं। ठीक है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। ठीक है, क्योंकि मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको आने वाली परीक्षा में अगर ईश्वर ने थोड़ी सी अपनी कृपा दृष्टि बनाई तो हो सकता है वो ही प्रश्न जो हमने अपने अभ्यास सत्र में लिए हैं सीधे परीक्षा में आपके सामने आ जाएं। और हम नहीं चाहते हैं कि आपने कोई चीज़ अगर पढ़ी हुई है तो वो परीक्षा में आपके द्वारा गलत हो और परीक्षा में आप सफलता से वंचित रह जाएं। तो साथियों, मैं एक बार फिर से इस अनुरोध के साथ अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करूंगा कि पुरानी मैंने जितनी भी क्लासें पढ़ाई हैं उसमें आपके पास अगर आपने उन क्लासेस को सेशन को मतलब एक तरीके से हम बोले तो तैयारी के साथ नहीं किया था या अपने उसके नोट्स नहीं बनाए थे तो साथियों कोई हर्ज नहीं, उसका आप पुनः जाकर के रिवीजन कर सकते हैं और उसको नोट्स के माध्यम से अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं ताकि पेपर में उनको आप पुनः क्या कर सकें, उसका अभ्यास कर सकें। क्योंकि विश्वास मानिए पेपर में 50 से 60% प्रश्न जो होते हैं वो रिपीट ही होते हैं। ठीक है, तो अगर रिपीट प्रश्न को आप सही कर लेते हैं साथियों, विश्वास मानिए कि आपका परीक्षा में कोई भी सिलेक्शन रोक नहीं सकता, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होकर के रहेगा अगर आप रिपीट क्वेश्चंस को पेपर में सही कर ले जाते हैं। तो आइए आज के हम अपने प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो साथियों, आज की हमारी चर्चा का पहला प्रश्न हमारा स्टार्ट है, वो इनमें से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी का प्रश्न है साथियों। पहला ही प्रश्न 4, अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो साथियों बहुत आसानी से अगर इस पद को हम देखें तो यहाँ पर इस पद का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। कैसे होगा? तो साथियों देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से इस पद को हम तोड़ेंगे तो ये टूटा प्रादुर्धन भाव में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे तो यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग हो गया, यानी ये पद किसका हो गया? ये पद साथियों विसर्ग संधि का हो गया। अब यहाँ पर विसर्ग किस में बदलेगी? तो विसर्ग जो बदलेगी साथियों, आपको याद है, अगर आपको याद हो मैंने आपको संधियों में पढ़ाया था, हमने आपको कुछ नियम बताए थे। हमने कहा था अगर सिर्फ उन नियमों का ही आप क्या कर लोगे, उन नियमों को ही याद कर लोगे तो आपकी संधि और वर्तनी का जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। तो वहाँ पर एक नियम मैंने बताया था कि विसर्ग का रा में परिवर्तन, और विसर्ग का जब रा में परिवर्तन हम देखते हैं तो यहाँ पर इस विसर्ग का रा में परिवर्तन करने पर ये जब रा में परिवर्तित होगी तो ये रा अपने आगामी वर्ण पर जाएगी और यहाँ पर ये शब्द जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो इस प्रकार से प्रादुर्भाव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रादुर्भाव बन जाएगा। और देखिए ये पद कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है, तो इस पद का आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, आली का पर्यायवाची शब्द क्या है? आली का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प ए सखी, बी सहेली, सी भ्रमरी या ये उपर्युक्त ये सभी। तो साथियों यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर आली जो है वो पर्यायवाची कम एक प्रकार से अनेकार्थी पद के रूप में पूछा गया है। और आली का जब आप देखेंगे ना साथी तो यहाँ पर आली का सखी, सहेली और भ्रमरी ये तीनों ही अर्थ होंगे। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या बन जाएगा? इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी,
यानी इसके ये सभी अर्थ सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, आरंभ से अंत के लिए एक शब्द क्या होता है? ठीक है, आरंभ से अंत का, या यहाँ पर एक शब्द और हो सकता है, आरंभ से अंत तक का के जगह पर एक शब्द क्या प्रयोग कर सकते हैं? अंत तक। तो आरंभ से अंत तक के लिए जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं साथियों, वो होता है विकल्प सी, नहीं विकल्प बी, आद्योपांत। अब देखो यहाँ पर विकल्प देखो, यहाँ पर क्या मिल रहा है? तो यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट आरंभिक, दूसरा ऑप्शन सेकंड आद्योपंत। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट देख लेते हैं। आद्योपंत, और तीसरा मिल रहा है, क्या मिल रहा है? आद्योपांत, और चौथा मिल रहा है संपूर्ण। तो अगर हम इस पद को देखें तो साथियों देखो, इस पद को हम तोड़ सकते हैं किस तरीके से? इस पद को हम तोड़ सकते हैं आदि धन उप धन अंत। तो जरा यहाँ पर देखो, अगर साथियों इस पद को देखो तो यहाँ पर इन दोनों में यहाँ दीर्घ संधि हुई, तो ये पद क्या बन गया? ये पंत बन गया उपांत। क्या बन गया? उपांत। और यहाँ पर अगर इसको जोड़ो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है? ई के साथ ऊ, ई के साथ ऊ, और ये ई किसके साथ है? दा के साथ है। तो ऊ किस में, ई किस में बदला? ई बदला या में, और दा और या मिलकर के क्या बना दिया? तो इसने बना दिया साथियों द्या। क्या बना दिया? द्या। अब यहाँ पे ये किसके साथ जुड़ा? तो ये ऊ के साथ जुड़ा, तो यहाँ पर शब्द क्या बन गया? आद्यो। क्या बन गया? आद्यो। तो यहाँ पर इसका शब्द होगा आद्योपांत। तो यहाँ पे देखो ये उपांत इसके साथ जुड़ करके शब्द क्या बना देगा? आद्योपांत बना देगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ये वर्तनी ही इसकी क्या होगी? गलत होगी। ठीक है, इसकी वर्तनी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो मापा ना जा सकता हो, जो मापा ना जा सकता हो उसके लिए शब्द क्या बनेगा? तो जो मापा ना जा सकता हो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ना शब्द आ गया, तो ना शब्द के लिए उपसर्ग क्या होता है? और ना शब्द के लिए साथियों उपसर्ग होता है आ। जब देखते जरा विकल्प में, पहला शब्द है अमापित, दूसरा है अपर, तीसरा है अनुपेय, और चौथा है अपरिमेय। तो साथियों चारों में आ मिल रहा है। अब देखो निकालेंगे कैसे? अगर चारों में आ मिल रहा है तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर ये शब्द देखा जाएगा जिसे मापा जा सके। तो साथियों जिसे मापा जा सके उसके लिए शब्द होता है परिमेय। परिमेय, ठीक है। और परिमेय से आप परिमाप शब्द का निर्माण करते हो, परिमाप। तो परिमेय का मतलब होता है जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके। ये हो गया जिसे मापा जा सके, ये हो गया परिमेय। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है जिसे मापा ना जा सके, तो इस परिमेय के साथ क्या करोगे? इस आ उपसर्ग का क्या कर दोगे? आ उपसर्ग का प्रयोग कर दोगे, और ये शब्द क्या बना दोगे? ये शब्द बना देंगे अपरिमेय। क्या बना देंगे? अपरिमेय बना देंगे। बोलो बात स्पष्ट है कि नहीं है? अपरिमेय शब्द बनेगा, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ डी, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है परंपरागत उक्ति को कहते हैं, परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? विकल्प ए अनुश्रुति, बी शुक्ति, सी विरक्ति, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो परंपरागत उक्ति का मतलब हुआ जो बात पूर्व समय से चली आ रही है, पूर्व समय से चली आ रही है, यानी पूर्व समय से चली आ रही तो कई बार कही जाएगी, कई बार कही जाएगी। तो कई बार कही जाने के लिए यानी बार बार दोहराने के लिए उपसर्ग अनु का प्रयोग होता है। किसका होता है? अनु। अनु का अर्थ क्या होता है? बार बार। क्या होता है? बार बार। तो यहाँ पर बार बार अनु का पद हो गया। और श्रुति का मतलब होता है बात या कथन। श्रुति का मतलब क्या होता है? बात या कथन। तो बार बार कही गई बात, बार बार कही गई बात या परंपरागत रूप से कही गई उक्ति क्या हो जाएगी? ऑप्शन फर्स्ट अनुश्रुति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन फर्स्ट आपकी अनुश्रुति हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है साथियों, विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब अगर देखो तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन एक आ, ऑप्शन बी आस, तीसरा आन और तीसरा आप। तो साथियों बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पर कहीं पर भी अंत में, अगर अंत की बात करो तो अगर आपको अगर थोड़ा सा भी
दिक्कत हो रही है तो मैं सिर्फ यही कह दे रहा हूँ कि सिर्फ इसको देख लो। तो यहाँ पर सा के साथ आ रहा है, यानी आखिरी में कहीं पर भी इसमें से क्या ये आ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या ना दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या पा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दिख क्या रहा है बेटा? तो यहाँ पर दिख क्या रहा है? यहाँ पर देखो ये सा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सा दिख रहा है, और वो एक ही विकल्प में आ रहा है, एक ही विकल्प में आ रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इस पद को अगर तोड़ोगे तो साथियों देखिए टूटेगा विल धन आस में, विल धन आस में, और यहाँ पर ये विल मूल पद हुआ, और ये क्या आस जो है ये इसका क्या हो गया? प्रत्यय पद हो गया। क्या हो गया? प्रत्यय पद हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सेकेंड। अगले प्रश्न को देखो। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी द्विगु। तो यहाँ पर देखो बच्चा, अव्ययी भाव की बात अगर हम करें तो इस प्रश्न का आंसर तो यही होगा, ऑप्शन फर्स्ट है। और कैसे होगा? तो देखो यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर इस पद को तोड़ोगे तो ये पद यथा धन शक्ति में टूटेगा, यथा धन शक्ति में टूटेगा। और अगर हम बात करें तो यथा जो होता है वो साथियों क्या होता है? यथा जो होता है वो बेटा उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। और उपसर्गों से बने समास जो प्राय होते हैं वो किसके होते हैं? अव्ययी भाव समास के होते हैं। हम आपको पढ़ा चुके हैं उपसर्गों से निर्मित समास प्राय किसके होते हैं? अव्ययी भाव समास के होते हैं। तो यहाँ पर इस पद का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अव्ययी भाव समास। अगले प्रश्न की ओर देखें। अगला प्रश्न है अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट अनवरोध, बी रोध, सी अवरोधहीन और डी अनावरोध। तो यहाँ पर साथियों ध्यान रखो, यहाँ पर दो पद तो यहाँ से हटी गए। अब जरा देखो अवरोध पद की अगर हम चर्चा करें तो अवरोध पद जो है उसका प्रारंभ बेटा किससे हुआ? देखो उसका प्रारंभ हुआ स्वर से। किससे हुआ? स्वर से प्रारंभ हुआ, स्वर से प्रारंभ हुआ। और हमने बताया था कि अगर स्वर से कोई शब्द प्रारंभ होता है और उसका विपरीत अर्थ प्राप्त करना होता है तो हम उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हम उपसर्ग के रूप में बेटा स्वर वाले पदों के पहले अन का प्रयोग करते हैं। और अगर अन का प्रयोग यहाँ किया तो देखो बेटा यहाँ पर ये अन जो है कैसा है? स्वर रहित है। आगे से इसको क्या मिल गया? ये अवरोध का आ मिल गया, अवरोध का आ मिल गया। और जैसे ही ये मिला तो इसने शब्द क्या बना दिया? इसने शब्द बना दिया अनवरोध। क्या बना दिया? अवरोध। अब यहाँ पर देखो ये वाला पद सिर्फ इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसकी वर्तनी गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी वर्तनी गलत है। क्योंकि अगर इसको आपको तोड़ना होता ना बेटा तो यहाँ पे आपको अवरोध नहीं अवरोध पद चाहिए होता। और आप जानते हो अवरोध नाम का कोई भी पद नहीं होता है, अवरोध नाम का कोई भी पद नहीं होता है। शुद्ध पद क्या होता है? अवरोध होता है, जो कि यहाँ भी दे रखा है। तो इसके मेल से जो शब्द बनेगा वो होगा अनवरोध। वर्तनी के लिए भी साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी वर्तनी क्या होगी? इसकी शुद्ध वर्तनी होगी ऑप्शन फर्स्ट, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जो आकाश में विचरण करता है, जो आकाश में विचरण करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट रजनीचर, ऑप्शन फर्स्ट निशाचर, सेकंड निशाचर, ऑप्शन थर्ड खच्चर और ऑप्शन फोर्थ खेचर। तो साथियों ध्यान रखिएगा आकाश का पर्यायवाची एक खे भी होता है, आकाश का एक पर्यायवाची खे भी होता है। या कहीं कहीं जब बहुत विस्तृत अर्थ में पढ़ोगे तो खा भी जो होता है वो आकाश का एक पर्यायवाची होता है। खा भी जो होता है वो आकाश का एक पर्यायवाची होता है। अब यहाँ पर खे के साथ हम क्या करें? खे के साथ अगर चर के पद को जोड़ दे तो यहाँ पर चर का मतलब हो गया विचरण करने वाला, चर का मतलब हो गया विचरण या गमन करने वाला, विचरण करने वाला, विचरण करने वाला। और अगर बात करें खे की तो उसका अर्थ हो गया साथियों आकाश, उसका अर्थ हो गया आकाश। तो आकाश में विचरण करने वाले के लिए जो पद बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ डी, यानी खेचर। रजनीचर की अगर बात करें तो यहाँ पर बेटा देखो ये शब्द रजनी और चर में बना, रजनी और चर में टूटा। इसी प्रकार से यहाँ पर निशाक्षर की बात करें तो ये पद निशा और चर में टूटा, निशा और चर में टूटा। और ये दोनों ही जो है बेटा जानते हो आप किसके? रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। तो इन दोनों पदों के लिए जो बनेगा वो क्या होगा? रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाले के लिए एक पद क्या बनेगा? रात में विचरण करने वाले के लिए बनेगा निशाचर, रजनीचर या रात्रिचर, निशाचर, रजनीचर या रात्रिचर। ठीक है, पक्का? चलो
ये हो गया। अब यहाँ पर देखो खच्चर शब्द जो है, खच्चर क्या होता है? तो खच्चर बेटा जो होता है ना, ध्यान रखना, खच्चर जो होता है वो घोड़े और गधे के संयोग से उत्पन्न प्रजाति, घोड़े और गधे के संयोग से उत्पन्न जो प्रजाति होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम खच्चर के नाम से जानते हैं। यानी क्रॉस ब्रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, जब दो असमान प्रजाति के लोगों को क्या कराया जाता है? ब्रीडिंग कराई जाती है, तो उसके मेल से, अब वो प्रजाति क्या हो गई? एक घोड़ा हो गया और एक गधा हो गया, तो उसके मेल से जो प्रजाति बनती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? खच्चर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, नीता कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया है, वाक्य में क्रिया है। आपसे पूछा गया क्रिया कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट अकर्मक, बी सकर्मक, सी संयुक्त और डी नाम धातु। तो जरा ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर अकर्मक और सकर्मक की अगर पहचान करनी है तो हमने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पर क्रिया का पद कौन सा है? तो क्रिया का पद है बेटा धोती है, यानी क्रिया क्या है? धोना। क्रिया क्या है? धोना। अकर्मक और सकर्मक की पहचान करने के लिए क्या हमने किया था? क्रिया से क्या करो, क्या का प्रश्न करो, क्या धोती है? बोलिए उत्तर हाँ में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर हम इस वाक्य में कहें बताओ क्या धो रही है, तो आपको उत्तर में जो पद मिलेगा वो पद किसका हो जाएगा? कर्म का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कर्म का हो जाएगा। क्या धो रही है? तो बेटा उत्तर मिला कपड़े धो रही है। क्या धो रही है? कपड़े धो रही है, यानी कपड़े का पद किसका हो गया? कर्म का हो गया। किसका हो गया? कर्म का हो गया। अगर ये कपड़े का पद कर्म का हो गया तो यहाँ पर क्रिया के साथ क्या आ गया? क्रिया के साथ क्या आ गया? कर्म आ गया। और क्रिया के साथ अगर कर्म आ जाता है तो वहाँ प्रयुक्त क्रिया कैसी होती है? सकर्मक क्रिया होती है। कैसी होती है? सकर्मक होती है। यानी आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्शन सेकंड हो गया, सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? अगले प्रश्न को देखो, दूध वाला रचना की दृष्टि से कैसा पद है? दूध वाला रचना की दृष्टि से कैसा पद है? ऑप्शन ए रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़ और चौथा संकर। तो बच्चा दूध वाला शब्द जो है, यहाँ पर देखो दूध वाला शब्द जो है ये एक पद दूध और इसमें प्रत्यय वाला जोड़ करके बना है। क्या बना है? प्रत्यय वाला जोड़ करके बना है। और हमने बताया था कि किसी मूल पद में जब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो इसके मेल से जो पद बनता है उस पद को साथियों हम किस नाम से जानते हैं? उस पद को हम यौगिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? यौगिक के नाम से जानते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। साथियों यौगिक के 3 कॉन्सेप्ट में फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। यौगिक जो बनता है उसका निर्माण कैसे होता है? तो ध्यान रखिए, 2 रूढ़ पदों को मिला करके यौगिक बनता है। 2 रूढ़ पदों को मिला करके यौगिक बनता है। उपसर्ग के साथ रूढ़ का प्रयोग करके यौगिक बना देते हैं। उपसर्ग के साथ रूढ़ का प्रयोग करके यौगिक बना देते हैं। और क्या कर सकते हैं? रूढ़ के साथ प्रत्यय का प्रयोग करके यौगिक बना देते हैं। रूढ़ के साथ प्रत्यय का प्रयोग करके यौगिक बना देते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट मिला कि रूढ़ पद आपका हो गया दूध, मूल पद, रूढ़ पद का मतलब मूल पद और प्रत्यय के रूप में इसमें प्रयोग हुआ वाला, तो यहाँ पर ये शब्द कैसा हो गया? यौगिक का पद हो गया। अगले प्रश्न की अगर हम बात कराएं तो गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन फर्स्ट पीछा छुड़ाना, ऑप्शन बी नुकसान देना, ऑप्शन सी प्रतिवाद करना और ऑप्शन डी बहस करना। तो यहाँ पर देखिए गर्दन उठाना का कहीं कहीं इसी का एक अन्य लोकोक्ति या मुहावरा मिल सकता है, सिर उठाना। तो सिर उठाना या गर्दन उठाने का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? हम कहते नहीं है कि उसने सिर उठाया। सिर उठाने का मतलब होता है बगावत करना। बगावत करने का मतलब हो गया प्रतिवाद करना। क्या करना? प्रतिवाद करना। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सही थर्ड, यानी प्रतिवाद करना। यहाँ पर एक शब्द और लिख सकते हो, प्रतिवाद को आप लिख सकते हो विद्रोह करना। क्या लिख सकते हो? विद्रोह करना भी लिख सकते हो। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अगला देखो। अगला प्रश्न हमारा थोड़ा सा इसको सुधार लीजिए। निर उपसर्ग की बात होगी। निर उपसर्ग से बना शब्द है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा
कौन सा जो है वो निर उपसर्ग से बना है। तो जरा यहाँ पर देखो बेटा, इस पद को तोड़ोगे तो ये शब्द बना निधन भय, निधन भय, ठीक है। यहाँ पे तोड़ोगे तो ये बना निधन काम, क्या बना, निधन काम। यहाँ पे तोड़ोगे तो बेटा ये उपसर्ग हुआ नी, नी नहीं, ये उपसर्ग हुआ नी, और इसको तोड़ोगे तो बना बेटा ये निधन चित, निधन चित। अब देखो एक तो यहाँ सीधे हट गया कि नी उपसर्ग है ही नहीं, नी उपसर्ग है ही नहीं, तो ये आंसर तो तुम्हारा होगा नहीं। अब बचा क्या, यहाँ पर इन तीनों में नी आ रहा है। अब नी आ रहा है तो देखो नी का यानी विसर्ग का हमने परिवर्तन कितने प्रकार से कराया था। विसर्ग का परिवर्तन हमने कराया था ओ से, विसर्ग का परिवर्तन हमने कराया था रा से, और विसर्ग का परिवर्तन हमने कराया था किससे, शा से। ये तीनों सा से कराया था कि नहीं कराया था। अगर आपको नियम याद आ रहा तो विसर्ग संधि में आपके पास नियम है। जो बच्चों ने हमारे संधि को नहीं पढ़ा है वो बच्चे प्लेलिस्ट में जा कर के संधि को पढ़ सकते हैं। हम आपको अपने जो कमेंट बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जा कर के सीधे संधि के टॉपिक्स को देख सकते हो। कई बच्चों को हमारी डिमांड है कि सर बेसिक्स हमारा जो छूटा हुआ है, हम ऑफलाइन के उन बच्चों को लेकर के यहाँ पर आपको आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि हमारे ऑफलाइन क्लास में जो छात्र किसी कारणवश लेट एडमिशन ले पाए हैं और उनका जो टॉपिक छूट गए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको पढ़ सकते हैं। अगर उन्हें किसी प्रकार की भी कोई समस्या होती है तो क्लास में हम उनके सामने उपलब्ध होते हैं, वो उस समस्या का, ठीक है, हमसे समाधान पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम उस नियम को लेंगे जहाँ पर विसर्ग रा में परिवर्तित हो रही होगी, और यहाँ पर विसर्ग रा में हमें किस जगह दिख रही है। देखिए यहाँ पर विसर्ग किस में दिख रही है, सा में दिख रही है, और यहाँ पर विसर्ग किस में दिख रही है, शा में दिख रही है। लेकिन यहाँ की विसर्ग जो है वो किस में परिवर्तित हो रही है, रा में हो रही है, जो कि आगे वाले वर्ण में आ रही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट परीक्षार्थी, बी परीक्षक, सी विद्यार्थी, और डी शोधार्थी। तो जिसकी परीक्षा हो रही हो ऐसे व्यक्ति के लिए एक पद होता है ऑप्शन फर्स्ट परीक्षार्थी, ठीक है। और परीक्षक, तो परीक्षक का मतलब क्या होता है, परीक्षा लेने वाला, परीक्षा लेने वाले के लिए एक पद क्या होगा, परीक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परीक्षक। परीक्षा लेने वाला क्या कहलाएगा, परीक्षक कहलाएगा। परीक्षा लेने वाला क्या कहलाएगा, परीक्षक कहलाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न देखो, धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है, धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन फर्स्ट कर्म तत्पुरुष, बी संप्रदान तत्पुरुष, सी अधिकरण तत्पुरुष, और डी अपादान तत्पुरुष। तो साथियों अगर हमें समास देखना है तो जाहिर सी बात है, देखिए चारों विकल्प तत्पुरुष के हैं, चारों विकल्प तत्पुरुष के। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका वैसे ही बन गया है। और तत्पुरुष अगर आप जानते हो तो तत्पुरुष जो होता है वो क्या होता है, विभक्ति आधारित समास होता है। कैसा होता है, विभक्ति आधारित समास होता है, ठीक है। कैसा होता है, विभक्ति आधारित समास होता है। और विभक्ति का अगर बात करें तो यहाँ इन दोनों दो पद कौन से हैं, यहाँ पे दो पद हुए बेटा, एक पद है धर्म, एक पद क्या है, एक पद है धर्म, और दूसरा पद है विमुख। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है विमुख, दूसरा पद है विमुख। अब अगर आप बात करो तो यहाँ पर देखो धर्म विमुख अगर बोलेंगे तो इसकी मीनिंग क्या बनेगी, तो इसकी मीनिंग बनेगी बेटा धर्म से विमुख। क्या बनेगी, धर्म से विमुख, धर्म से विमुख। अगर बात करोगे तो इन दोनों पदों के मध्य में कौन सा वो आया, इन दोनों पदों के मध्य में से विभक्ति आई, यानी चिन्ह कौन सा आया, से। और से विभक्ति अगर आप देखो तो बेटा इनमें से विभक्ति जो होती है वो किसकी होती है, अपादान की होती है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फोर्थ अपादान तत्पुरुष। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है, दीर्घ संधि नहीं है। और दीर्घ संधि बेटा क्या होता है, दीर्घ संधि का कॉन्सेप्ट जान लो। दीर्घ संधि का कॉन्सेप्ट होता है समान स्वरों के मेल से, समान स्वरों के मेल से होने वाली संधि, समान स्वरों के मेल से होने वाली संधि। अब जरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा दीर्घ संधि नहीं है। अच्छा यहाँ पर तो बेटा देखो, इसको देखो तो ये पद किसका हो जाएगा, ये पद हो जाएगा कुशासन। पहली बात तो ये संधि का पद ही नहीं है,
ये संधि का पद ही नहीं है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये हो गया बेटा वर्ष धन, वर्षांत का मतलब वर्ष धन अंत, वर्ष धन अंत। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये आंसर हो गया बेटा कपि धन ईश, कपि धन ईश। और अगर इसकी बात करें तो बेटा ये हो गया इति धन आदि, इति धन आदि। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो दीर्घ संधि की जगह अगर यहाँ पर प्रश्न या तो बदले और नहीं तो आप ध्यान में रखो इस प्रश्न के आपके 2 आंसर होंगे, इस प्रश्न के आपके 2 आंसर होंगे। ठीक है, आंसर क्या क्या होंगे तो बेटा याद रखो इस प्रश्न का एक आंसर बनेगा ऑप्शन डी और एक आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। कैसे बनेगा? पहली बात तो याद रखो ये कुशासन जो है ये संधि का पद ही नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कुशासन जो है ये संधि पद है ही नहीं, यानी ये संधि से निर्माण नहीं हो रहा, इसका निर्माण किससे हुआ है? ये पद जो है वो सामासिक प्रक्रिया से बना है। किससे बना है? सामासिक प्रक्रिया से बना है, सामासिक प्रक्रिया से बना है। और सामासिक प्रक्रिया से बना है तो यहाँ संधि के नियमों का पालन नहीं होगा। एक आंसर तो हो गया ऑप्शन फर्स्ट। अब जरा मैंने बोला था क्या दीर्घ संधि जो होती है वो क्या होती है? दीर्घ संधि का कॉन्सेप्ट कहता है समान स्वरों के मेल से, और समान स्वरों की अगर चर्चा करेंगे तो समान स्वर बेटा यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या मिला? आ के साथ आ मिला, ये समान स्वर हो गया। यहाँ पर ई के साथ ई मिली, ये समान स्वर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेटा ई के साथ क्या मिल रहा है? ई के साथ आ मिल रहा है, और ये स्वर कैसे हो गए? असमान स्वर हो गए। कैसे हो गए? असमान स्वर हो गए। और अगर ये असमान स्वर हो गए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इत्यादि। और इत्यादि की अगर बात करें तो इत्यादि किसका पद है? तो मेरे बच्चों इत्यादि जो है वो यण संधि का पद है। किसका है? यण संधि का पद है, इसको याद रख लेना। इत्यादि किसका? यण संधि का पद है। तो इस प्रश्न के विशेष स्पेशल रूप से ध्यान रखिएगा, चूंकि एक पद संधि का है ही नहीं तो इस कारण से इस प्रश्न के 2 आंसर सही हैं, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है। साथियों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत। ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है? एक यौगिक क्रिया, बी नाम धातु क्रिया, सी सकर्मक क्रिया और डी सहायक क्रिया। तो हम कह रहे हैं साथियों अगर आपको बिल्कुल नहीं भी आता है और अगर बेसिक चीज़ भी आती है तो देखो बेसिक चीज़ से आप आंसर कैसे निकाल सकते हो। हमने आपको कई बार पढ़ाया है, हमने आपको पढ़ाते समय बार बार इस चीज़ का निवेदन अनुरोध किया है कि साथियों आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो, किसी भी विषय का आप पढ़ने को जब प्रारंभ करते हो तो उस टॉपिक का जो शीर्षक होता है, ठीक है, उस शीर्षक का कम से कम शाब्दिक अर्थ जरूर निकाल लो। शाब्दिक अर्थ अगर आप निकाल लोगे तो शाब्दिक अर्थ निकालने से एक चीज़ आपकी बात स्पष्ट हो जाएगी कि आपको ये थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि वो चैप्टर जो है उसका संबंध किससे है, किसके बारे में वो बताना चाह रहा है हिंदी को पढ़ते समय। ठीक है, हिंदी को पढ़ते समय। अब जैसे मैंने यहाँ बोला, उसने बोला संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली, संज्ञा अथवा विशेषण से। और हमने जब संज्ञा पढ़ाई थी तो आपको बेटा कई बार कहा था, हमने आपको बता रखा है संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। यानी कोई भी पद हिंदी में प्रयुक्त तो कोई भी पद अगर वो किसी के नाम का बोध करा रहा है, किसका बोध करा रहा है? नाम का बोध करा रहा है, निश्चित मान करके चलिए, विश्वास रखिए कि वो पद किसका होगा? संज्ञा का होगा। अब अगर संज्ञा और विशेषण से बन रही है तो यहाँ पर देखिए एक ही क्रिया ऐसी है जहाँ पर नाम पद का प्रयोग हो रहा है, और नाम अगर आ गया तो जाहिर सी बात है संज्ञा का इस क्रिया का निर्माण किससे होगा? संज्ञा से होगा। किससे होगा? संज्ञा से होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नाम धातु क्रिया हो जाएगी। साथियों यहाँ पर एक प्रश्न और मेंशन कर लेना, संज्ञा विशेषण ही नहीं, यहाँ पर संज्ञा और विशेषण के साथ साथ सर्वनाम भी होता है। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से निर्मित होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन बी नाम धातु क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो और अगला प्रश्न देखो, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? अब ये प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट आया है पेपर में। अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि प्रश्न जो है, पेपर जो है वो, ये प्रश्न, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे प्रश्न जो हैं अगर वो प्रश्नों को आप सही कर लेते हैं, निश्चित मानिए आपका चयन कोई रोक नहीं सकता।
निश्चित ही आप परीक्षा में चयनित होकर के रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो सामान्य या जो औसत पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनके लिए ये प्रश्न वो क्या है, तुक्का ही इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप श्योर पूरा निश्चिंत होकर के इस पे बात को कह सकते हैं कि नहीं मेरा ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर है, तो निश्चित मानिए कि आप चयन के बहुत नज़दीक जा चुके हैं। यहाँ बोला है यह आम मीठा है, मीठे में कौन सा विशेषण है, जरा देखो। एक दिया है विशेष्य, दूसरा सार्वनामिक, तीसरा विधेय और चौथा पविशेषण। तो यहाँ पर देखो, एक तो ये सीधे सीधे हट गया, विशेष्य होगा नहीं, और सार्वनामिक विशेषण होता तो है, ठीक है, और लेकिन प्रविशेषण इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो विशेषण की विशेषता बताता है। यहाँ पर तुमसे विशेषण पूछ रहा है, विशेषण पूछ रहा है, तो यहाँ पर यानी प्रविशेषण नहीं होगा, क्योंकि प्रविशेषण जो होता है वो विशेषण की विशेषता बताता है। अब दोनों प्रकार होते हैं, एक सार्वनामिक भी होता है, एक विधेय भी होता है। अब देखो पहचानेंगे कैसे, तो पहली बात तो ये देखो, मीठा शब्द जो है, पहले तो हम यही आपको बता दें कि मीठा शब्द जो है, बताओ वो क्या है बेटा। मीठा शब्द जो है वो एक गुण है, क्या है, गुण है। और क्या ये गुण कभी भी किसी का जो गुण होता है वो सर्वनाम के रूप में कार्य करता है क्या? नहीं करता, सर्वनाम के रूप में कार्य नहीं करता। सर्वनाम होते क्या है? सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं, ठीक। और अगर वही पद का मतलब सर्वनाम के पद अगर किसी की विशेषता बताने लगते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। यानी सार्वनामिक विशेषण होने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई। वो चीज़ क्या हो गई? वो चीज़ ये हो गई मेरे बच्चे कि सार्वनामिक विशेषण के लिए जो विशेषण के रूप में कार्य करेगा वो पद सर्वनाम का होगा। किसका होगा? सर्वनाम का होगा। अब क्या बताओ, ये मीठा का पद गुण जो है वो क्या सर्वनाम को निरूपित करता है? मेरा कहने का मतलब ये है, मूल रूप से बस मैं इतना कह रहा हूं कि सर्वनाम के जो भेद पढ़े हैं, क्या उसमें आपने कहीं पर भी गुणवाचक सर्वनाम पढ़ा है? नहीं। 6 हमने सर्वनाम पढ़े हैं, 6 सर्वनाम पढ़े हैं। उन 6 सर्वनाम के क्या नाम होते हैं? तो एक होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चय, तीसरा अनिश्चय, चौथा संबंध, 5वां प्रश्न और 6वां निज। कहीं पर भी गुणवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता। तो ये मीठा शब्द जो है गुण को बता रहा है, तो ये सर्वनाम का पद तो नहीं है, सर्वनाम का पद तो नहीं है। अगर सर्वनाम का पद नहीं है तो ये सार्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा। यानी सर्वनाम का प्रयोग होता है सार्वनामिक विशेषण के रूप में, और अगर ये सर्वनाम नहीं है तो ये सार्वनामिक विशेषण भी नहीं है। यानी 3 विकल्प हट गए, आंसर आपके पास सीधा सीधा बचा विधेय विशेषण। अब एक उस कॉन्सेप्ट की ओर मैं बढ़ता हूँ जो कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर बेटा विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। एक कहलाता है उद्देश्य विशेषण, एक क्या कहलाता है? उद्देश्य विशेषण। और दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा कहलाता है बेटा विधेय विशेषण। दूसरा क्या कहलाता है? विधेय विशेषण। एक कहलाता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा कहलाता है विधेय विशेषण, ठीक है, पक्का। अब उद्देश्य और विधेय की अगर चर्चा करें तो ध्यान रखो, उद्देश्य विशेषण क्या होगा? उद्देश्य विशेषण क्या होगा? उद्देश्य विशेषण का मतलब होगा जब विशेषण का प्रयोग उद्देश्य के पहले हो। ये तरीका बता रहा हूं मैं, तरीका बता रहा हूं बेटा पहचानने का। परिभाषा तो ये कहती है कि जब किसी विशेषण का प्रयोग उद्देश्य के लिए हो, लेकिन आप उससे क्वेश्चन को पिक नहीं कर पाओगे, आंसर को, सॉरी क्वेश्चन को कह रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर को निकालना आपके लिए कठिन हो जाएगा। मैं आपको वो परिभाषा दे रहा हूँ, वो नोट्स दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आप प्रश्न का उत्तर निकालने में सक्षम हो सको। तो ये क्या कह रहा है? विशेषण का प्रयोग यदि उद्देश्य के पहले हो, तो ऐसे पद में जो विशेषण होगा वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। और यदि विशेषण का प्रयोग कब हो? उद्देश्य के बाद हो।
उद्देश्य के बाद हो तो बेटा वो विशेषण क्या कहलाएगा, वो विशेषण क्या कहलाएगा, वो विशेषण कहलाएगा विधेय विशेषण। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये मीठा शब्द किसके लिए आ रहा है, मीठा शब्द आम के लिए आ रहा है, यानी आम क्या बन गया, आम एक प्रकार से इसका उद्देश्य हो गया, आम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। अब विशेषण जो मीठा है, विशेषण जो मीठा है, मतलब विशेषण के रूप में जो पद आया है मीठा पद, अब देखो ये उद्देश्य के पहले हो रहा है कि उद्देश्य के बाद हो रहा है, बोलो उद्देश्य के पहले हो रहा है कि उद्देश्य के बाद हो रहा है। तो यहाँ पर देखो बेटा ये जो है इसका प्रयोग उद्देश्य के बाद हो रहा है, उद्देश्य के बाद हो रहा है, और वही तो मैंने लिखवाया, अगर उद्देश्य के बाद होगा, उद्देश्य के बाद होगा तो वो विशेषण कैसा होगा, विधेय विशेषण होगा। इस कारण से आपका एक आंसर हो गया विधेय। आपसे उद्देश्य भी पूछ सकता है, आपसे उद्देश्य भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना यही विशेषण जब क्या हो, उद्देश्य के पहले हो जाए, उद्देश्य के पहले हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये विधेय विशेषण कहलाएगा। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए यह जो है, यह शब्द ये सार्वनामिक तो होगा, लेकिन यह शब्द किसके लिए आया है, आम के लिए आया है, यह शब्द किसके लिए आया है, आम के लिए आया है। और इसका प्रयोग किसके लिए हुआ, इसका प्रयोग आम से कैसे हुआ, पहले हुआ, तो ये यह जो होगा बेटा ये क्या हो जाएगा, ये उद्देश्य विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उद्देश्य विशेषण बन जाएगा। ध्यान रखना, यानी जिस पद के लिए प्रयोग हो रहा है विशेषण, अगर विशेष विशेषण पद से पहले हो तो उद्देश्य विशेषण, और विशेष पद यानी उद्देश्य के बाद हो विशेषण का प्रयोग तो वो विधेय विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी का तद्भव शब्द क्या होगा, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी का तद्भव शब्द क्या होगा। ऑप्शन है फूल, बी पौधा, सी पंखुड़ी और डी पीहूब। बेटा रटा हुआ आंसर है, कई बार में इस प्रश्न को हम ले चुके हैं और कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट फूल, ऑप्शन पहला फूल। अगले प्रश्न की बात करें तो नीचे दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप आपने बताना है, शुद्ध रूप आपने बताना है। वाक्य दिया है इसके बाद वे वापस लौट आए, ये वाक्य दिया है, इसके 4 स्वरूप आपके सामने दिए गए हैं। पहले तो सभी में हम फुल स्टॉप लगा लें, पूर्ण विराम का प्रयोग कर लें, उसके बाद हम वाक्य शुद्धि की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होगा ना तो मेरे भाई ये चारों ही वाक्य कैसे हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, कोई शुद्ध मिलेगा ही नहीं। अब जब पूर्ण विराम का प्रयोग कर लिया है तब हम देखते हैं इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखो पहला वाक्य है इसके बाद वे लौट आए, दूसरा इसके बाद वह वापस लौट आए, तीसरा इसके बाद वह लौट वापस आए, और चौथा वह इसके बाद वापस लौटा। अब जरा ध्यान से देखो, एक चीज़ को अगर देखो तो यहाँ पर एक ही विकल्प ऐसा है जहाँ पर वापस का प्रयोग नहीं आया, वापस का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर भी वापस, यहाँ पर भी वापस और यहाँ पर भी वापस। साथियों पॉइंट नोट कर लो, किसी भी वाक्य में पॉइंट नोट कर लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए, किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में वापस और लौटना दोनों एक साथ नहीं आते, दोनों एक साथ नहीं आते हैं, दोनों एक साथ नहीं आते। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, या तो वाक्य में किसका प्रयोग होगा, या तो वाक्य में वापस का प्रयोग होगा, और नहीं तो किसका प्रयोग होगा, लौटने का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, लौटने का। दोनों का प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं होता, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो यानी यह वाक्य कौन सा इसका सही होगा, आपके सामने दिख रहा है, इसके बाद वे लौट आए, इसके बाद वे लौट आए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद वे लौट आए, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ये पॉइंट याद रखिएगा, वर्तनी में क्वेश्चन के लिए, वाक्य शुद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पैसेज, पैट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए साथियों, वो कॉमन क्वेश्चंस जो कि पैट और यूपी पुलिस दोनों के लिए महत्वपूर्ण, और पैट को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हम आज पुनः एक और बहुत बेहतरीन पैसेज के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। साथियों पढ़ने में मैं मान सकता हूँ कि पैसेज को पढ़ने में, चूँकि पैसेज बहुत बड़ा है, ठीक है, और काफ़ी छोटा छोटा यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको पढ़ने में थोड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए मैं इस पैसेज को एक बार आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, और
आप भी इसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कैसे हो सकता है? तो बेटा ये कर सकते हो कि आप लोग इसको HD मोड पर चला लो मोबाइल में, तो आपकी स्क्रीन में पैसेज कम से कम आपके लिए रीडेबल हो जाएगा, पढ़ने योग्य हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपके लिए इस प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ पैसेज को, और फिर इसके आंसर की ओर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। पैसेज देखिए, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, मैं इस पैसेज को पढ़ रहा हूँ। शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु अनिवार्य है। शिक्षा के बिना मनुष्य विवेकशील और शिष्ट नहीं बन सकता। जरा यहाँ पर देखो, एक बात आ गई, शिक्षा शब्द आ गई, शिक्षा शब्द यहाँ भी आया और शिक्षा शब्द यहाँ भी आया, और आगे भी देखना कहीं ना कहीं ये बात को इंगित कर रहा है कि शिक्षा के बारे में ही ये पैसेज होगा। यानी इस पैसेज की जो मूल भावना होगी वो कहीं ना कहीं शिक्षा के इर्द गिर्द घूमेगी। चलिए देखते हैं हम पैसेज को। विवेक से मनुष्य में सही और गलत का चयन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। विवेक से ही मनुष्य के भीतर उसके चहुं और नित्य प्रति होते घटनाक्रमों के प्रति एक छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। एक शब्द अच्छा आया बेटा, छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी हमने आपको बताया था। छिद्रान्वेषी का मतलब क्या होता है कि बात बात में कमी निकालने वाला। इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि बात बात में कमी निकालने वाला, या सही अथवा गलत के बारे में या बताने वाला, कमी निकालने वाला या टोकने वाला। इसके लिए हम छिद्रान्वेषी शब्द का प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं। शिक्षा ही मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से, इसका मतलब बेटा क्या हुआ? देखो जरा देखो इस लाइन को अगर देखोगे तो पढ़ सकते हो, शिक्षा ही मानव को मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। यानी शिक्षा ही वह गुण है जो एक तरीके से हम बोले तो मानव के अंदर मानवीय गुणों का विकास करता है। मानवीय भावनाएं मतलब मानवीय गुणों का विकास करता है। और मानवीय गुण क्या होंगे? तो बेटा मानवीय गुण होंगे, मानवीय गुण वो होंगे जो क्या कहते हैं, एक मानव को मानव बनाते हैं। अब वो क्या हो सकते हैं? तो जैसे बेटा हो जाता है आपसी सद्भाव, भाईचारा, सहानुभूति, मिलजुल कर रहने की भावना, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देने की भावना, हमेशा सबका भला चाहने की भावना। हम लोग जब देखो, हम लोग अपने दर्शन को देखते हैं तो भारतीय संस्कृति का दर्शन कहता है, भारतीय संस्कृति का दर्शन कहता है, क्या कहता है वो दर्शन? कहता है वसुधैव कुटुंबकम, कि ये सारी वसुधा, ये पूरी पृथ्वी ही मेरा क्या है? घर है। अगर ये मेरा घर है तो जाहिर सी बात है बेटा, ये अगर मेरा घर है तो इस धरती पर रहने वाले लोग भी मेरे घर वाले हुए। यानी अगर मेरे घर वाले हुए तो वो मेरे अपने हुए। हम सिर्फ देश को ही लेकर के नहीं चलते, हम पूरी की पूरी पृथ्वी को लेकर के चलते हैं, पूरी की पूरी मानव जाति की बात करते हैं। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा को धारण करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि सिर्फ हम ही ना, बल्कि विश्व के प्रत्येक प्राणी, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, विश्व में जो कुछ व्याप्त है वो सभी क्या हो? सुखमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये क्या है? ये हमारा दर्शन है, ये हमारा मानवीय गुण है, ये हमारा मानवीय स्वभाव है। तो हम मानव क्या है? मानवीय गुण, यानी इन गुणों से ओतप्रोत है, इन गुणों से ओतप्रोत है। चलो, तो ये भावनाएं पोषित होती हैं, इन भावनाएं पोषित होती है। जरा देखें, शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के प्रति जागृत होकर कर्तव्य अभिमुख हो जाता है। ठीक है, स्व से पर की ओर अग्रसर होने लगता है। ठीक है, स्व से पर की ओर। देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि स्व का मतलब होता है सिर्फ अपना नहीं, स्वार्थ की भावना समाप्त होती है और परमार्थ की भावना जानती। शिक्षा का देखिए एक प्रकार से शिक्षा की सार्थकता को भी बता रहा है, शिक्षा के उद्देश्य को भी इंगित कर रहा है। ठीक है, शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है उस व्यापक अर्थ को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है।
ठीक है। स्व से पर की ओर अग्रसर होने लगता है। निर्बल की सहायता करना, दुखियों के दुख दूर करने का प्रयास करना, दूसरों के सुख से स्वयं सुख का अनुभव करना जैसी बातें एक शिक्षित मानव में सरलता से देखने को मिल जाती हैं। इतिहास, साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि पढ़कर विद्यार्थी विद्वान ही नहीं बनता, वरन उसमें एक विशिष्ट जीवन दृष्टि, रचनात्मकता और परिपक्वता का सृजन भी होता है। शिक्षित सामाजिक परिवेश में व्यक्ति अशिक्षित सामाजिक परिवेश की तुलना में सदैव ही उच्च स्तर पर जीवन यापन करता है, परंतु आज शिक्षा का अर्थ बदल रहा है। शिक्षा भौतिक कक्षा की चेरी बनती जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा के अंधानुकरण में छात्र सैद्धांतिक शिक्षा से दूर हो जा रहे हैं। यहाँ पे एक शब्द को देखो, व्यावसायिक शिक्षा, यानी वर्तमान में शिक्षा का जो उद्देश्य हो गया है वो रोजगार परक हो गया है। यानी कुल मिलाकर के शिक्षा का उद्देश्य ये हो गया है कि बस हम शिक्षा को प्राप्त करके कैसे एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ले। लेकिन बेटा शिक्षा के इस उद्देश्य से क्या हो रहा है, ऐसे व्यावसायिक उद्देश्य के अंधानुकरण करने से शिक्षा का जो सिद्धांत है, जो उसकी मूलभूत भावना है, सैद्धांतिकता है, वो समाप्त हो रही है। यानी अंधानुकरण करने से छात्र सैद्धांतिक शिक्षा से दूर हो गया, सैद्धांतिक रूप से वो बहुत कमजोर हो गया है। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका क्रांति, समाजवाद, पूंजीवाद, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्यों आदि की सामान्य जानकारी भी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को नहीं है। यह शिक्षा का विशुद्ध रोजगारकरण है। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होता है कि एक अच्छे मानव का निर्माण करके समाज को उसको प्रदान करना, जिससे कि वो अपने साथ साथ अपनी उन्नति के साथ साथ अपने समाज की उन्नति भी करे, और समाज की उन्नति से उसके राष्ट्र की उन्नति होती है। ठीक है। लेकिन वर्तमान में इस रोजगार परक शिक्षा ने क्या किया है, इस रोजगार परक शिक्षा ने सैद्धांतिक रूप से जो सिद्धांत हैं उनको क्या किया है, व्यक्ति से दूर कर दिया है। और उनसे दूर होने के कारण व्यक्ति जो हो गया है वो आत्म केंद्रित हो गया है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है। शिक्षा के प्रति इस प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर विवेकशील नागरिकों का निर्माण नहीं किया जा सकता। भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा रोजगार का साधन न होकर साध्य हो गई है। ठीक है। मतलब साधन का मतलब क्या होता है, साधन जिसके माध्यम से हम आगे बढ़े, और साध्य का मतलब लक्ष्य। यानी अब रोजगार परक शिक्षा साधन नहीं है बल्कि वो लक्ष्य ही है। लक्ष्य ही हो गया हमारा कि हमें किसी न किसी प्रकार से रोजगार प्राप्त करना है। चलो, इस कुप्रवृत्ति पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। जहां मानविकी के छात्रों को पत्रकारिता, साहित्य सृजन, विज्ञापन, जनसंपर्क इत्यादि कोर्स भी कराए जाने चाहिए ताकि उन्हें रोजगार की दृष्टि के लिए भटकना ना पड़े, वहीं व्यावसायिक कोर्स करने वाले छात्रों को मानविकी के विषय जैसे इतिहास, साहित्य, राजनीति शास्त्र व दर्शन आदि का थोड़ा बहुत अध्ययन अवश्य करना चाहिए ताकि समाज को विवेकशील नागरिक प्राप्त हो। विवेकशील का मतलब समझते बेटा, विवेकशील का मतलब सही गलत की पहचान करने, सही और गलत की पहचान करने की जिनमें समझ हो, प्राप्त होते रहें तथा समाज में संतुलन बना रह सकेगा। ये है आपका पूरा पैसेज। और अब इस पैसेज के हम उत्तर की ओर अगर बढ़ें तो इस पैसेज को पढ़ने से जो उत्तर देखिए हमारे अपने विवेक के अनुसार हम दे पाएंगे वो देखिए होगा, छिद्रानिवेशी दृष्टिकोण से लेखक का क्या तात्पर्य है। विकल्प देखते हैं, समन्वय की भावना उत्पन्न होना, उपयुक्त और अनुपयुक्त का बोध होना, मानवीयता का विकास होना और विवेकशीलता का विकास होना। यहाँ विवेक कर लीजिए, विवेकशीलता का विकास होना। तो छिद्रानिवेशी दृष्टिकोण का मतलब होता है बेटा, यहाँ पर अगर हम लेंगे तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, उपयुक्त और अनुपयुक्त का बोध होना। ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न देखिए, शिक्षा ही मानव को मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। इस कथन के लिए उपयुक्त चुनिए। उपयुक्त कुछ मिसप्रिंट है, चलिए हम देख लेते हैं। कुल मिला करके भाव ये मिलेगा कि इस कथन के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा। यहाँ पे लिख लीजिए, उपयुक्त विकल्प चुनिए।
उपयुक्त विकल्प चुनिए तो ये आपका बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ए कटुता, बी सहृदयता की भावना का विकास और विनम्रता की भावना का विकास, घृणा की भावना। तो देखो यहाँ से हट गया, कटुता और घृणा हट गया। अब सहृदयता और विनम्रता की बात यहाँ पर हो रही है, तो दोनों ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पैसेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसका आंसर मिलेगा सहृदयता की भावना, सहृदयता की भावना। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से मनुष्य स्व से पर की ओर अभिगमन करने लगा है। मैंने देखो यहाँ पर कहीं दिखाया था, स्व से पर की ओर अग्रसर होने लगा है, अभिगमन करने लगता है। क्यों? शिक्षा से स्व से पर की ओर अभिगमन क्यों करता है? क्यों? देखो यहाँ पर विकल्प दिया है। शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील बनाती है। ऑप्शन सेकंड, शिक्षा से मनुष्य में सेवा भाव उत्पन्न होता है। सी, शिक्षा मनुष्य को कर्तव्यपरायण बनाती है। और डी, शिक्षा मनुष्य से मानवीय, शिक्षा मनुष्य में मानवीय, ये क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, आप लोग इसको पढ़ पाओगे। शिक्षा मनुष्य में मानवीय, ठीक है, भाव भरती है, इसको लिख लिया अगर, मानवीय भाव भरती है, शिक्षा मनुष्य में मानवीय भाव भरती है। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखिए, तो पैसेज के अकॉर्डिंग स्व से पर, स्व से पर का मतलब होता है अपने साथ साथ दूसरों की भावना, दूसरों की भावनाओं को समझना, अपने साथ साथ दूसरों का भला चाहना। और ऐसा हम कब चाहेंगे? ऐसा हम जब चाहेंगे जब हमारे मन में संवेदनशीलता की भावना होगी। हम दूसरे की संवेदनाओं को क्या करेंगे? हम दूसरे की संवेदनाओं को समझने में सक्षम हो सकेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, विकल्प पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, वर्तमान शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी किस प्रकार बन गई है? वर्तमान शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी किस प्रकार बन गई है? तो यहाँ देखिए इस प्रश्न का विकल्प है ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षा के मात्र व्यावसायिक पक्ष, शिक्षा के मात्र व्यावसायिक पक्ष को देखा जा रहा है। ऑप्शन बी, शिक्षा को मात्र सैद्धांतिक बनाकर रख दिया गया। कहीं नहीं, देखिए वर्तमान में तो यह गलती है कि शिक्षा सैद्धांतिक रूप से है ही नहीं, उसका व्यावसायीकरण हो गया। शिक्षा रचनात्मक और परिपक्वता का ये भी नहीं होगा, रचनात्मकता क्या परिपक्वता की सृजक नहीं है। और शिक्षा को मात्र रोजगार से संबंध कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों प्रश्न आपके यहाँ पर विकल्प के रूप में दिख रहे हैं जो इसके क्या पैसेज में दिए हैं। तो यहाँ पर है भौतिक आकांक्षाओं की चेरी बन गई है। तो भौतिक आकांक्षाओं की चेरी बनने का यहाँ पर जो मुख्य कारण होगा वो क्या होगा? वो होगा इसका व्यावसायिक पक्ष। क्या होगा? व्यावसायिक पक्ष। देखो यहाँ पर कहीं था भी, ठीक है, व्यावसायिक पक्ष। शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी बनती जा रही है क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा के अंधाकरण, यानी व्यावसायिक पक्ष को देखा, शिक्षा के किस पक्ष को? व्यावसायिक पक्ष को ध्यान में रखा जा रहा है, इस कारण से भौतिक आकांक्षाओं की चेरी बनती जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। और अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न है साथियों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी पैसेज का होता है उसका शीर्षक। तो हमने आपको बताया था कि इसमें शिक्षा से संबंधित होगा, तो देख लीजिए 3 तो हो गए, चौथा यहाँ पर सभी शिक्षा के हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहला सिर्फ शिक्षा तो होगा नहीं, शिक्षा का उद्देश्य समझाया जा रहा है, बदलते स्वरूप की भी बात नहीं है, मूल रूप से ये बता रहा है कि शिक्षा का जीवन में महत्व क्या है। क्या है शिक्षा का जीवन में महत्व क्या है? तो इस प्रश्न का उपयुक्त आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का उपयुक्त आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से हमारी आज की चर्चा के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने यहाँ पर पूर्ण किया। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों के लिए लाभकारी रही होगी। हम अपने अगले अंक के साथ आपके सामने और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। हमारा आपसे निवेदन कि आप भी जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस शिक्षा की सार्थकता को बनाते हुए सिर्फ स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ की भावना से पोषित होकर अधिक से अधिक लोगों को लाभ, इस जो हमारी ये एक विशेष मुहिम है ये अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सके। आप भी इसमें अपने सहयोग को प्रदान करें, अपने सहयोग की भूमिका का निर्वहन करें। इस अनुरोध के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमारे सभी साथियों को जय हिंद।